Hello everyone and welcome to my channel LearnWise. This is the 16th lesson in this series of Indian polity जहाँ पे हम salient features of the Indian Constitution के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है, स्पेशली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, blend of rigidity and flexibility, and the federal character of the Indian polity with unitary bias, ये जो टॉपिक्स है ये हम प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम आगे के जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसको हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो आज का जो पहला फीचर है ये है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी विथ जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है। सॉवरेन बॉडी का मतलब कि उसके ऊपर कोई बड़ी बॉडी नहीं है। तो इंडियन पार्लियामेंट जो चाहे अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है, और इसके साथ ही उनको ये भी राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव अगर करना चाहे, कुछ चेंजेस अगर करना चाहे तो वो भी कर सकती है। तो इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, जहां पे पार्लियामेंट अपने हिसाब से कोई पर्टिकुलर लॉ बना सकती है और साथ ही वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। अब हम देखते हैं कि जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या होता है। जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब ये होता है कि जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा वो भी एक सुप्रीम अथॉरिटी है। जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहे तो किसी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है अंडर इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इफ सुप्रीम कोर्ट थिंक्स दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट इन कॉन्सोनेंस with the Indian Constitution, then it can declare that particular law as unconstitutional. ठीक है। नेक्स्ट हमारा फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसके सबसे टॉप में होते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, और उसके नीचे होते हैं लोअर कोर्ट्स, दैट इज द कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। लेकिन ये जो तीनों कोर्ट होते हैं, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट्स, इनका काम होता है सेंट्रल एज वेल एज स्टेट के लॉज का इन्फोर्समेंट करना। ठीक है। तो ये दोनों के ही लॉ को एनफोर्स करते हैं, इसलिए इनको हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोलते हैं, क्योंकि तीनों जो लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं ये सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों को ही लागू करवाते हैं, एनफोर्स करते हैं, या फिर इनके लॉस का ब्रेक होने पर इन तीनों कोर्ट्स के पास पावर है कि वो जजमेंट दे सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जहाँ पे तीनों कोर्ट एक साथ लॉस का इन्फोर्समेंट करवाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लॉज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि भाई जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर किया गया है, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो जुडिशरी है वो किसी इन्फ्लुएंस में ना हो, स्पेशली द इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कि जो हमारे जजेस हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया, मतलब कि वो एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको उनके पोस्ट से हटाना आसान नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको उनके पोस्ट से हटाने के लिए एक पर्टिकुलर डिटेल्ड प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। उसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट लाना पड़ता है पार्लियामेंट। तो उनको एक सिक्योरिटी दिया गया है उनके टेन्योर का, कि जब वो अपॉइंट हो जाते हैं तो आसानी से उनको हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, मतलब कि जब तक वो काम करेंगे एज अ जज, और उस समय जो उनका एक सर्विस कंडीशन डिसाइड किया जाता है कि उनको सैलरी कितना मिलेगा, उनको क्या इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन कितना मिलेगा, ये सब फिक्स रहता है पहले से ही और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि जितना भी एक्सपेंडिचर होता है सुप्रीम कोर्ट का
उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किया जाता है। चार्ज करने का मतलब ये है कि किसी भी एक्सपेंस को अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किया जाता है तो उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन नहीं होता पार्लियामेंट में। जब भी बजट पास होगा तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का एक्सपेंडिचर है उसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन इन कंडक्ट ऑफ जजेस इन दी लेजिस्लेचर। मतलब कि जो कंडक्ट ऑफ जजेस होता है, मतलब जजेस का जो कंडक्ट होता है, काम करने का तरीका होता है कोर्ट में, जिस तरीके से वो काम करते हैं उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कहाँ पर, लेजिस्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट। मतलब कि जजेस का जब रिटायरमेंट हो जाता है, जैसे कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका जो रिटायरमेंट एज होता है वो 62 ईयर्स होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका जो एज होता है रिटायरमेंट होने का वो 65 ईयर्स होता है। तो एक बार रिटायरमेंट उनका हो गया तो उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेंट। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है या जो हाई कोर्ट होता है, अगर उनके आदेश को अगर नहीं माना जाता तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए कंटेम्प्ट कर सकते हैं उनके ऊपर जो उनके आदेश को नहीं मान रहे, मतलब उनको सजा दे सकते। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन किया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा अबाउट दी फंडामेंटल राइट्स की। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए हैं सिटीजन को, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। तो यहाँ हम जस्ट देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 दिया गया है कि जो सारे सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। राइट टू फ्रीडम, मतलब कि बहुत सारे फ्रीडम दिए गए हैं लोगों को जिससे वो उनका एक पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, जो कि दिया है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दिया गया है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये होता है कि कोई जो सिटीजन है अपने मन से किसी पर्टिकुलर रिलीजन को वो फॉलो कर सकता है, ये दिया है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 में। उसके बाद नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। मतलब कि हमारे कंट्री में जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए कल्चरल और एजुकेशनल राइट, मतलब वो अपने कल्चर को बचा सकते हैं और अपने क्या बोलते हैं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक, लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये होता है कि अगर इन राइट्स को एनफोर्स करवाना है, अगर मान लो आपकी इन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो उसके एनफोर्समेंट के लिए आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या दिया है। नाउ ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्यों इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कंट्री में क्या प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पहली बात। दूसरा है दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, मतलब कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट्स जा सकते हैं और कोर्ट ऑर्डर पास करेगा फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बोला जाता है कि दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट्स दिया तो आप उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स के एक्सरसाइज पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप गलत यूज नहीं कर सकते कि आप किसी भी टाइप का भाषण कहीं पे देंगे जिससे जो पब्लिक की जो सिक्योरिटी है उस पर बाधा है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट और जो सेलिएंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसको हमने डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितने भी मैंने इंडियन पॉलिटी फ्री कोर्स में जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।